हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। एमपीसेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम कवर करेंगे आईसीटी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एज इट इज एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ स्मार्ट ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत कम समय में करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यू सीरीज में लेकर आऊं, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एमपीसेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन में आपको मिनिमम 75 प्लस स्कोर करना होगा, एंड एक महीने के अंदर अंदर ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको यहाँ पर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। इसमें आपको पेपर वन के टोटल 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम देते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, सिंपल लैंग्वेज में, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, एंड उसके बाद एमसीक्यूज के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको हम देते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के दौरान बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एंड इसके फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आप मल्टीपल फोल्डर्स देख सकते हो। यूनिट वाइज फोल्डर्स भी अवेलेबल हैं। हर एक यूनिट में आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूर आपको मदद करेंगे। आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। सो आज ही आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और एक महीने के अंदर अंदर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें से जरूर आप लोगों को एग्जाम में घुमा करके या डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स आर, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स क्या होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो वेब पोर्टल, www ब्राउजर, सर्च इंजन, या फिर कंपाइलर्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स देखो, गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, अपने मोबाइल फोन की ही बात करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन से आप लोग गूगल में कुछ भी जाकर सर्च करते हो, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, वेब ब्राउजर्स का यूज करते हो। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। वेब ब्राउजर्स का यूज हम करते हैं, देखो, जैसे कि आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हो, है ना। आप क्या करते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च करना है, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करते हो, अपना क्वेश्चन वहां पर लिखते हो जो भी आप सर्च करना चाहते हो, और फिर उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स भी जो है वो गूगल क्रोम की तरह ही होते हैं, एंड इसको वेब ब्राउजर बोला जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर www ब्राउजर्स हैं। अगर आप लोगों को वेब ब्राउजर्स बोला जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों ही सेम चीजें हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, ये क्या है, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आप सभी को पता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो एज इट इज ये पूछा जा सकता है, एंड दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वेब सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंस रखा है कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स में क्या डिफरेंस होता है। सो वेब ब्राउजर है आपके पास गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, और ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, सो ये सारे हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स हमें मदद करते हैं इंटरनेट पे किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। वेब ब्राउजर्स का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ठीक है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें इंटरनेट में कुछ भी सर्च करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। आप लोग सर्च करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई भी ब्राउज़र ही नहीं है, तो क्या आप लोग कुछ सर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेब ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं। फिर वहीं वेब ब्राउज़र्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? वेब ब्राउज़र्स के अंदर आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन हमें मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने में, जैसे कि गूगल है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में ये होता है कि क्या गूगल और गूगल क्रोम दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए, गूगल और गूगल क्रोम अलग-अलग हैं या सेम चीज़ें हैं? ओके, सो देखो गूगल, जैसे कई लोग लिखते हैं www.google.com, ठीक है? सो ये गूगल हमें कुछ भी सर्च करने में मदद करता है गूगल क्रोम की मदद से, यानी कि ब्राउज़र्स की मदद से। वैसे ही याहू है। ज़्यादातर अगर देखें तो बिंग यूज़ होता था, याहू यूज़ होता था, लेकिन अब लोग ज़्यादातर गूगल और गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे बता दीजिए। सो कंपाइलर्स, देखो कंपाइलर्स क्या होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? ये दोनों, ठीक है, कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर्स आर कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, देखो कंपाइलर्स भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कंपाइलर्स क्या करते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के कन्वर्जन में ये हमेशा हम लोगों को मदद करते हैं। ओके? जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है। अब आप लोग फ़ेसबुक चलाते हो, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी वेबसाइट चलाते हो, अमेज़न हो गया, ये हो गया, कोई भी वेबसाइट चलाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कैसे बनती है? वो बनती है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की मदद से। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ बिना कंपाइलर के कभी भी रन नहीं कर सकती, ठीक है? सो इन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। आप लोग मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताते रहिए। कोई डाउट है तो भी बताते रहिए, या इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप लोग फटाफट से मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर। सो जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एक इंटेलिजिबल सिस्टम में यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट करती है, ये इसमें पूछा गया है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बस थोड़ा-सा घुमा करके इसमें पूछा गया है। इसमें कहा है, देखो किस प्रकार का उपकरण डिजिटल संकेतों को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। यानी कि एक जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सिग्नल्स को क्या करता है, आप लोग यूज़र हो, एबीसी नाम का कोई यूज़र है, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, इस चीज़ में कन्वर्ट करके हमें देता है। वेरी गुड, फटाफट से बताइए मुझे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बस कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा घुमा दिया गया है। यही तो हमेशा एनटीए करता है ना? एनटीए वही चीज़ों को रिपीट करता है, घुमा करके पूछता है ताकि स्टूडेंट्स थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, उसको बाहर निकलने में मदद करती है, हमें वो डेटा दिखाने में मदद करती है। आउटपुट डिवाइसेस का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। आउटपुट डिवाइसेस का एक बेस्ट एग्जांपल जो भी आपको आता है, आपने अगर पुराने सेशंस देखे हैं तो इस पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। वेरी गुड, बी आंसर करेक्ट आपने बताया है। ठीक है, सो 3 आंसर नहीं होगा, आंसर 4 होगा, आउटपुट डिवाइसेस।
ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रख दिए। जैसे आप लोगों के कंप्यूटर में मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई भी डेटा है, कोई भी सॉन्ग है या कुछ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर है, उन सभी चीजों को क्या करता है, हमें डिस्प्ले करवाता है, हमें देखने में वो चीजों को मदद करता है। सो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन। वेरी गुड। प्रिंटर आप कह रहे हो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद हेडफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर जो भी गाने हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी साउंड है, उसको हमारे तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो ये हेडफ़ोन्स क्या हैं? हेडफ़ोन्स हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइसेज़, ओके? उसके अलावा मुझे बताइए जो माइक होता है, माइक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, फटाफट बताना, तब तक हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है देखो जैसे प्लॉटर, प्रिंटर और प्लॉटर में जो है कॉमन चीजें काफी होती है। जैसे प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हम लोगों को छोटे छोटे से जो पेजेस होते हैं उनको प्रिंट करने में मदद करता है, लेकिन प्लॉटर में क्या होता है, जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, अगर हमें उनका हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। ओके। स्पीकर क्या करते हैं, जैसे हेडफोन्स हम लोगों को साउंड बाहर निकाल कर देते हैं, वैसे ही स्पीकर्स भी हमें साउंड बाहर निकाल कर देते हैं। ओके, गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से जॉइन कर लीजिए। आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहिए जल्दी से जॉइन करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए। स्क्रीनशॉट आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर आप आउटपुट डिवाइस के लिए स्क्रीनशॉट लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी हमें कुछ दिखा रही है, हम तो बस उसको अपने रेफरेंस के लिए कैप्चर करके रख रहे हैं, दैट इज द स्क्रीनशॉट। है ना? तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, डिवाइस बोली जा रही है, स्क्रीनशॉट कोई डिवाइस नहीं है। डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके। साउंड कार्ड्स, साउंड के लिए ही यूज होता है। वीडियो कार्ड्स, वीडियो को हमें डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है ये। ओके, सो ये सारी हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, जो हम लोग माइक यूज करते हैं, माइक क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? सो आप कह रहे हो माइक आउटपुट डिवाइस है। माइक आउटपुट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिसने भी आंसर दिया है ये बिल्कुल गलत है। मैं एक्सप्लेन अभी करती हूँ। आप लोग देखिए, घबराना मत कि आंसर गलत हो रहे हैं, हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। ओके। सो देखो, आप लोग, सब लोगों के पास आज के समय पे क्या होता है, नेक बैंड होता है, ईयरफ़ोन्स होते हैं। ईयरफ़ोन्स आप सभी यूज़ करते हैं, या फिर मोबाइल का एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मोबाइल में आप लोग जब आवाज़ सुनते हो तो आवाज़ आपको कहाँ से आती है? मोबाइल में आवाज़ आप लोगों को स्पीकर से आती है। इसका मतलब आवाज़ क्या है? अंदर से बाहर आउट हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आउटपुट। वहीं मोबाइल के अंदर आवाज़ कहाँ से जाती है? माइक के थ्रू जाती है। मोबाइल में छोटा-सा माइक होता है, हमारे हेडफ़ोन में माइक होता है, तो वो माइक क्या है? हमारी आवाज़ को मोबाइल के अंदर जा कर के पहुँचा रहा है किसी दूसरे पर्सन के पास, है ना? पहुँचा रहा है, तो माइक इज़ एन इनपुट डिवाइस। ओके, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अभी देखो, मैं आप लोगों को इनपुट डिवाइसेज़ भी बताती हूँ। तो ये जितने भी फ़ोटोज़ हैं, यहाँ से उस तरफ को, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये सारे इनपुट डिवाइसेज़ हैं, बाकी आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। ओके, जैसे कीबोर्ड है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, हम बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड बाहर है, इसका मतलब आउटपुट है, ऐसा नहीं होता। कीबोर्ड बाहर ज़रूर है, लेकिन इससे जब हम किसी की को प्रेस करेंगे, तो वो क्या करता है, उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने में हमें मदद करता है। वैसे तो माउस भी हमारा बाहर होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन माउस क्या करता है, अंदर का जो डेटा होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर का जो डेटा होता है, उसे हमें यूज़ करने में, उसे हमें एक्सेस करने में मदद करता है। सो माउस सॉरी इनपुट डिवाइस है। इसको अच्छे से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर आएगा। ठीक है? जॉयस्टिक जो है वो गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? जितने भी गेम्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। जैसे गेम में अगर आपको गाड़ी को लेफ्ट राइट मूव करना है, तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो। सेम ट्रैक बॉल भी होता है, यहाँ पर एक बॉल होती है, छोटी-सी मूविंग बॉल होती है ये। इसको आप लेफ्ट राइट मूव करोगे तो आपके गेम के अंदर आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। स्कैनर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनर क्या होता है? देखो, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा।
देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेपर है, एक कॉपी है, ठीक है? उस पेपर की अगर मैं फ़ोटो ले लेती हूँ, तो पेपर क्या था? पेपर हमारे पास हार्ड कॉपी थी। लेकिन जब हमने उसको फ़ोटो बना दिया यानी कि वो मोबाइल में आ गया, वो चला गया सॉफ्ट कॉपी के फ़ॉर्मेट में। इसको नोट कर लीजिए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये हो गया। अब क्या करता है, प्रिंटर क्या करता है देखो, प्रिंटर क्या करता है, हमारे फ़ोन के अंदर कोई फ़ोटो है, कोई कागज़ है, किसी भी चीज़ की फ़ोटो हमने खींची हुई है, उस फ़ोटो को जब एक पेपर के ऊपर हम निकालते हैं, तो वो काम करता है प्रिंटर। ओके, लेकिन अगर वही चीज, अगर कोई पेपर हमारे पास है, उस पेपर को हमें एक फोटो के फॉर्मेट में लेकर आना है, तो उसके लिए हमें मदद करता है स्कैनर। ठीक है, सो ये होता है प्रिंटर और स्कैनर में डिफरेंस। अब आप लोगों ने देखो, सभी स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों ने यूजीसी नेट का जब फॉर्म फिल किया होगा, तो उस समय आप लोगों को लिखा होगा कि स्कैन्ड फोटो और स्कैन्ड आप लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं, वो आप लोगों को अपलोड करने हैं। कहा होता है ना? इसका मतलब क्या होता है कि पेपर में जो आपका एक फ़ोटो है, ठीक है? जो फ़ोटो आपके कागज़ के रूप में होती है, उसको आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में फ़ोटो के फ़ॉर्मेट में लेना है और उसको फ़ॉर्म के दौरान अपलोड करना है। ये मतलब होता है स्कैन्ड इमेज और स्कैन्ड सिग्नेचर का। ठीक है? क्लियर है इतना? इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ में कोई भी डाउट है, पूछ सकते हो। टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम जो कैमरा होता है, लैपटॉप का कैमरा होता है, कंप्यूटर में कैमरा लगाया जाता है। ये क्या करता है, बाहर जो भी चल रहा होता है, मेरे लैपटॉप में कैमरा है, ये मुझे देख रहा है एंड जो मैं बोल रही हूँ, हर एक चीज को कैप्चर करके रख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बाहर की चीजों को अंदर ले जाने में मदद कर रहा है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। माइक जो मैंने आप लोगों को बोला, ये माइक, सॉरी, माइक की ये स्पेलिंग रहती है, मैं इतनी देर से ये लिख रही थी तो गलत था। ओके, सो माइक ये रहता है, आप इसको माइक्रोफोन बोलिए। ओके, सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए, क्लियर है कॉन्सेप्ट तो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फिर हम मूव करेंगे। आज हर एक चीज को मैं डिटेल में बता रही हूँ, कल इन्हीं टॉपिक्स पर क्विक रिवीजन एमसीक्यूज में लेकर आऊंगी, जिसके फटाफट हम आंसर्स पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 इज बेस 24/7 बेसिस इज व्हाट? देखो यहाँ पर क्या होता है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 8 जो आज हम पढ़ रहे हैं आईसीटी, एंड आप लोगों की यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों ही यूनिट्स में ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कॉमन रहता है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि मैम ने तो ये चीजें कुछ और ही करवा दी। हाँ, देखो आप पूछ रहे हो ना, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर का कागज़, ये हम कंप्यूटर के अंदर की कोई भी चीज़ प्रिंटर क्या करता है, हमें कागज़ पर निकाल कर देता है, आउट करके देता है, तो ये आउटपुट हो गया, और इसी का उल्टा काम स्कैनर करता है, इसलिए वो इनपुट हो गया। ओके, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 बेसिस इज, एक डीटीएच चैनल है। वेरी गुड, आपने फटाफट आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल है, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है। ये एजुकेशनल चैनल 24/7 रन होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, देखो आप लोगों ने, सबके घर में टीवी है, कई बार आप लोगों ने टीवी में चैनल चेंज करते हुए देखा होगा। किसी-किसी चैनल पर बच्चे क्या, सॉरी, किसी-किसी चैनल पर टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। आप दिन में 50 बार वहाँ से क्रॉस हो जाओ, वो 50 बार आपको टीचर्स पढ़ाते हुए ही नज़र आएँगे। तो उस तरीके के जो टीवी में चैनल्स होते हैं, फ्री एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, वो सब स्वयं प्रभा की तरह काम करते हैं। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की चल रही है। ओके, ये एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री चैनल्स होते हैं, 4-4 घंटे के सेशंस होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, मान लीजिए एक सेशन आपका 8 बजे से 9 बजे तक होता है सुबह, दूसरा सेशन 9 से 10 बजे तक होगा, तीसरा 10 से 11 बजे तक होगा एंड 11 से 12 बजे तक होगा। सो स्वयं प्रभा के अंदर इस तरीके के 4 सेशंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर 1 आवर का ब्रेक लिया जाता है। ठीक है? 1 आवर का ब्रेक लिया जाता है, उसके बाद यही सेशंस रिपीट होते हैं। यानी कि अगर हम मानकर चलें 4-4 घंटे के यहाँ पर 4 सेशंस होते हैं, 5 सेशंस होते हैं। इस तरीके से 24 आवर्स को यहाँ पर कवर करवा दिया जाता है, ठीक है? तो स्वयं प्रभा में मल्टीपल चैनल्स होते हैं एंड हर एक चैनल को सँभालने की, हर एक कोर्स को, हर एक कंटेंट को सँभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग कंपनीज़ कंपनीज़ तो नहीं बोल सकते, अलग-अलग हम ये बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स को दी गई है, अलग-अलग अथॉरिटीज़ को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग के कोर्सेज़, ठीक है? इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की अगर हम लोग बात करें, सो उसके लिए कोई अलग अथॉरिटी को यहाँ पर असाइन किया जाता है। ठीक है, अलग अथॉरिटी को असाइन किया जाता है। वहीं अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन की बात करें, सो स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे कोर्सेज बनाने हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई करना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है, ये सब चीज़ें। तो स्वयं प्रभा हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप लोग 11th, 10th, 9th से लेकर के 12th तक की एजुकेशन को रखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी स्वयं प्रभा के अंदर करवाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने टोटल चैनल्स होते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि स्वयं प्रभा में हम लोगों को कितने डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। स्वयं प्रभा के अंदर कितने डीटीएच चैनल्स हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, तब तक मैं आप लोगों को चैनल्स की एक लिस्ट बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग पहला चैनल देखें, चैनल नंबर 1, इसका नाम है वागेश। ओके, चैनल नंबर 1 वागेश है। ये बेसिकली जो ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको कवर करता है एंड इसको हैंडल किया जाता है हैदराबाद से। ओके, दूसरे चैनल का नाम है संस्कृति। संस्कृति जो चैनल है, ये आपका हिस्ट्री, आर्ट्स, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कवर करता है एंड इसको न्यू दिल्ली से हैंडल किया जाता है। सीईसी न्यू दिल्ली से इसको हैंडल किया जाता है। ओके, आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। इसमें टोटल 34 डीटीएच चैनल्स होते हैं, जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे रन होते हैं एंड इसको 24 घंटे रन करने का ये बेनिफिट है कि अगर कोई बच्चा सुबह के सेशंस नहीं ले सकता, वो दिन को ले ले, दिन के सेशंस अटेंड नहीं कर सकता, शाम को अटेंड कर ले, शाम को भी नहीं पॉसिबल तो रात को कर ले, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, सो चैनल नंबर 3 का नाम क्या है? इसका नाम है प्रबोध। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन टॉप 5 फिर भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? चैनल नंबर 4 का नाम है सरस्वत, सरस्वत चैनल, ठीक है? ये जो है, ये जोधपुर से हैंडल किया जाता है। ये वाला आप लोगों का न्यू दिल्ली से हैंडल किया जाता है एंड चैनल नंबर 5 का नाम है प्रबंधन। प्रबंधन जो है, ये जेएमआई यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, जामिया मिलिया, ठीक है? वहाँ से इसको हैंडल किया जाता है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट नेम्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा डिटेल में जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है, आपकी अगर कैपेसिटी है, आपको लगता है कि याद रह पाएँगे, तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? सो इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब सब लोगों ने यूज किया है। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया, हम वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं, हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं, सर्च करते हैं। मैंने लिख दिया www.globalonlineclasses.com, या फिर मैंने लिख दिया www.ugcnet.com। ठीक है, सो मुझे बताइए। वेरी गुड। चैनल नंबर 6 का नाम विदिक है। आप लोग, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि चीटिंग नहीं करके मुझे बता रहे होंगे सारे आंसर्स, है ना?
तो किस-किस को ये चीज़ें याद हैं और कौन-कौन थोड़ा-सा गूगल सर्च करके बता रहे हो? फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो देखो हम आते हैं इस टॉपिक पर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर आगे बढ़ती हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म, ठीक है? सो देखो कुछ भी आप सर्च करते हो, सो हम हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू से शुरू करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, सामने लिखी हुई है ना? वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में, वाइड का मतलब बहुत एक ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। वेब का मतलब होता है जाल, यानी कि इंटरनेट का ये पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा जाल बन चुका है, नेटवर्क का एक इतना बड़ा जाल बन चुका है जिसमें कि पब्लिक वेबसाइट्स को भी कवर कर दिया जाता है, जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरीके की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अगर आप लोग कैप्चर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब की मदद ले सकते हो। सो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एनटीए की वेबसाइट आपने देखनी है, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट आपने देखनी है, तो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे जाकर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेबसाइट्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर या फिर वेब ब्राउज़र। सो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं डी और बी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रीज़न बताती हूँ कि डी और बी क्यों गलत है। वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, ए है। सिर्फ एक का ही आंसर ठीक आया है। ठीक है? सो देखो, पहले मैं गलत आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आप लोगों ने बोला, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो ये होता है, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर हर एक चीज़ को डिटेल में ये कनेक्ट करता है। लेकिन नेटवर्क तो हम लोग घर में भी कनेक्ट कर लेते हैं। एक कंप्यूटर से राउटर को कनेक्ट कर दिया, राउटर से किसी और चीज़ को कनेक्ट कर दिया, तो ये भी एक नेटवर्क बन गया। तो क्या हम इसको डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, यानी कि लिंक्स वाले प्रोसेसर जो होते हैं, ये भी इसका गलत आंसर है। वेब ब्राउज़र्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। अब वेबसाइट्स आप लोगों को पता है कि क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन है आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा एग्ज़ाम में कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सो वेब पेजेस क्या होते हैं? अब देखो पहले वेबसाइट बताती हूँ। वेबसाइट सबने सुनी है, सबने देखी है। फेसबुक सब यूज़ करते हो, तो मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ठीक है? फेसबुक में सबसे पहला पेज क्या आता है जिसमें आप लोग लॉगिन करते हो, आपने अपना अपना नेम और पासवर्ड वहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है? सबसे पहला ये हो गया। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास एक होम पेज आ जाता है, उसके बाद आप लोगों के पास एक सेटिंग्स वाला पेज आ जाता है, फिर आप लोगों के पास अपनी एक प्रोफ़ाइल वाला पेज आ जाता है, एक आप लोगों के पास चैट जहाँ पर आप कर सकते हो, मैसेजेस वाला सेक्शन आ जाता है। तो ये एक फ़ेसबुक का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, अलग-अलग पेजेज़ होते हैं। तो फ़ेसबुक क्या है? देखो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक वेबसाइट है ना? वेबसाइट के अंदर छोटे-छोटे अलग-अलग पेजेज़ होते हैं जिनको कि एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। हर एक पेज को हर दूसरे पेज के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे पेजेज़ हैं इनको बोला जाता है वेब पेजेज़। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वेबसाइट, इसको नोट कर लीजिए, website is a collection of web pages। छोटे-छोटे पेजेस को मिलाकर के बुक बनती है, वैसे ही छोटे-छोटे पेजेस को मिलाकर के वेबसाइट बनती है। ओके, एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक का ले रही हूँ, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, अमेज़न देख लो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देख लो, सब में सेम चीज़ रहती है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। एंड स्टूडेंट्स अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, तो भी मुझे बता दीजिए, तभी हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, ठीक है? ये देखो www डॉट व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर। सेम क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक ही टॉपिक में से कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The World Wide Web is what? A massive network of networks which are made up of various computers। ठीक है, सो मैसिव नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है।
द इंटरनेट मेक्स यूज ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये थोड़ा हायर लेवल का आईसीटी हो गया, अगर बेसिक क्लियर है तभी हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट है अ कंपनी दैट अलाउ अ यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसमें बोला गया है कि डब्ल्यू एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जो कि क्या करती है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट विच आर स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। सो इसका आंसर जरूर आपको आता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टीमीडिया वेब पेजेस और अन्य दूसरे दस्तावेजों का संग्रह है ये, जो कि वेबसाइट पर भंडारित स्टोर किया किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो, कोई कंफ्यूजन होगा फिर आप लोग बोलोगे कि मिस हो गया था ये टॉपिक, तो जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन बीआईओएस? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में ना ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसके फुल फॉर्म बता देती हूँ। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म रख लीजिए याद, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन बीआईओएस? फुल फॉर्म्स पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि वो आपने देखी है या नहीं देखी है। अगर उसको पढ़ लोगे तो उसके अलावा कहीं और से आपको फुल फॉर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है उस वीडियो के अलावा। ठीक है, नहीं देखा है तो बता दीजिए। करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही डी, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी सिस्टम हम लोगों को मदद करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह सब इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये प्रोग्राम है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क, अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने अभी तक पढ़ी हैं, वो सभी चीजें आ जाती हैं। ओके, सो आपने मेरी वो फुल फॉर्म्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप सभी को इस वीडियो के एंड में एक लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर अंकिता सूद के नाम से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आईसीटी जनरल एब्रिविएशन के नाम से एक वीडियो होगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी उस जनरल एब्रिविएशन वाले वीडियो की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? सो प्रिंटर हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रिंटर का एक टाइप होता है डेजी व्हील। सो वो किसके अंदर आता है? देखो आंसर मैंने डायरेक्ट बताया है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सो प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखो, अब देखो हम लोगों को तो ना पेपर पे प्रिंट होने से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं होता कि अंदर प्रिंटर कैसे काम कर रहा है, लेकिन एग्जाम में इन लोगों को इसकी जरूरत होती है, इसलिए ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, डी बोल रहे हो आप लोग, तो डी गलत था इसका आंसर, सॉरी बी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं, थोड़ी सी वर्किंग मैं बता देती हूँ। मान लीजिए ये प्रिंटर है, ठीक है, और ये है पेपर। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो उसके साथ टच होता है, जहां पर प्रिंटर और पेपर आपस में टच होकर के पेपर में प्रिंट करते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो टच नहीं करते, वो लेजर के थ्रू, स्प्रे के थ्रू वर्ड्स को प्रिंट करवाता है, वो सब नॉन इम्पैक्ट के अंदर आ जाते हैं। ये होता है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का मतलब। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील्स। ठीक है, सो ये देखो डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर, कैरेक्टर प्रिंटर आ गया इम्पैक्ट के अंदर। ओवरऑल कहने की बात यही है कि इस चार्ट को आप लोग याद रख लीजिए, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, और भी प्रिंटर्स होते हैं, एलईडी प्रिंटर्स हैं, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर्स है, 3D प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपको हिंदी मीडियम वालों को पता होगा कि प्रियंका मैम ने ये प्रिंटर्स को बहुत डिटेल में बताया है, तो आप लोगों के आई नो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, है ना?
क्लियर है या कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। Next question is which of the following is the correct statement in the context of Web 2.0 facility? वैसे तो ये 2.0 होता है लेकिन आईसीटी में इसको 2.0 बोलते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में 2.0 बोला जाता है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी देखो जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम हुआ था ना फरवरी और मार्च में, उसमें से लगभग हर एक शिफ्ट में इस वेब 2.0 में से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले जो जून 2022 वाला एग्जाम हुआ था उसके भी लगभग हर एक शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। सो वेब 2.0 फैसिलिटी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कम्युनिकेशन ऑन दीज फैसिलिटीज इज मोस्टली वन वे, यानी कि 2.0 में जो भी चीजें होती है मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, ये आपके पास कहा गया है कि वन वे होती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही तरफ से इसमें डेटा को ट्रांसफर या कन्वर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ से नहीं किया जाता है, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बोल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि कंटेंट ऑन दीज फैसिलिटीज इज जनरेटेड मोस्टली बाय यूजर्स। अब देखो इस स्टेटमेंट का आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, वो कैसे? वेब 2.0 के अंदर ये सारी चीजें आती है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीजें, गूगल है, ये सब चीजें वेब 2.0 के अंदर आती हैं। अब ये सब होता क्या है? देखो इसके ऑप्शन में लिखा है कंटेंट ऑन दीज फैसिलिटीज इज जनरेटेड मोस्टली बाय द यूजर्स, यानी कि इन सुविधाओं पर सामग्री ज्यादातर उपयोगकर्ताओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फेसबुक यूज आप लोग करते हो, इसमें डेटा कहाँ से आता है? आप लोग ही तो अपलोड करते हो, जो यूज कर रहे हैं वही तो अपलोड करते हैं। यूट्यूब आप लोग देख रहे हो, हम लोग यूट्यूब को यूज करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम यूट्यूब पे बना भी तो रहे हैं। तो ये सब वेब 2.0 के अंदर आता है। वो कोई भी वेबसाइट, वो कोई भी चीज जिसमें कि यूजर ही उसके अंदर डेटा डालता है, यूजर ही उसमें कंटेंट को जनरेट करता है, वो सब 2.0 वेब के अंदर आता है। अब जैसे अमेज़न वगैरह है, उसमें हम लोग कंटेंट को क्रिएट नहीं करते, तो वो वेब 2.0 के अंदर नहीं आएँगी चीज़ें। वैसे ही वेब 2.3 जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट अभी चीज़ आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हो वेब 2.0 आर वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस दैट मेक्स यूज़ ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट फॉर एंड यूज़र्स। ठीक है? फॉर एंड यूज़र्स Web 2.0 is characterized by greater user interactivity and collaboration, more pervasive network connectivity and enhanced communication channels। इसमें क्या करता है, ये लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बढ़ाता है, उनके नॉलेज बढ़ाता है, कम्युनिकेशन वो ज्यादा करते हैं इस तरीके की चीजों में। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो। एंड वेब 2.0 में 2.1 की तरह बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। जैसे वेब 1.0 की अगर बात करें, 1.0 की बात करें, तो इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि यूजर सिर्फ चीजों को रीड कर सकता था, अपनी तरफ से कोई फोटो वगैरह ऐड नहीं कर सकता था, कुछ भी चीजें नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट म्यूजिक फाइल्स। स्टेटमेंट 1 बोलती है अ म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप मोर मेमोरी देन सेम क्लिप स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि देखो एग्जाम में आप लोगों से फाइल फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं? नहीं पता होगा काफी स्टूडेंट्स को। अब देखो आप लोगों से जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि .mp4 कौन सी फाइल है? .mp4 क्या आपके पास ऑडियो फाइल होती है या फिर वीडियो फाइल होती है या फिर ये इमेज फाइल होती है, ऐसे पूछा जाएगा। .gif क्या होता है? .png, .jpg, ये सब क्या होते हैं? इमेज के फाइल फॉर्मेट होते हैं, इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं, है ना? एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे हमारा सरनेम, हमारी कास्ट, हमारी कैटेगरी हमें बताता है। लोगों को हमारे सरनेम से हमारे कैटेगरी, हमारे कास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है? वैसे ही फाइल्स में, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, उनमें एक फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होती है जो कि उस फाइल का टाइप बताती है। जिसमें बोला गया है कि म्यूजिक फाइल जो कि MP3 फॉर्मेट में होती है, वो ज़्यादा मेमोरी लेती है अगर हम उसको WAV फॉर्मेट के साथ कंपेयर करें।
करेक्ट आंसर बिल्कुल बी है, एक आंसर यहाँ पर नहीं होगा। देखो, स्टेटमेंट 2 बोलती है म्यूजिक फाइल स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर बेटर क्वालिटी देन स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। इसमें बोला है कि MP3 वाली म्यूजिक फाइल ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, WAV वाली नहीं होती। इसका कारण ये मैं बताती हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स गलत क्यों है। MP3 एक कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से उसका साइज थोड़ा सा साइज जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें ऑडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ऑडियो की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहीं अगर हम WAV की बात करें, सो ये अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फ़ाइल होती है एंड ये अपने ओरिजिनल फ़ॉर्मेट में ही रहती है, जिससे कि ये फ़ाइल का साइज़ लार्जर रहता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, म्यूज़िक फ़ाइल क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप लेस मेमोरी देन दूसरी वाली फ़ाइल। ये वाली स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। ठीक है? सो सेम रीज़न ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 को भी एक्सप्लेन करता है। क्वालिटी वाला जो रीज़न मैंने बताया, तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल फ़ॉल्स हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है। एक चीज़ कीवर्ड आप लोग याद रख लीजिए कि कभी भी अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए ना, तो वहाँ पर कभी भी दोनों स्टेटमेंट्स फ़ॉल्स नहीं होती। क्योंकि वीडियो अगर कंप्रेस हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑडियो में देखें, ऑडियो को कंप्रेस करो या जो मर्ज़ी करो, ऑडियो की क्वालिटी में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is called random access। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, and it has gained interest due to the fact that one can retrieve a record irrespective of the पोजीशन इन विच इट इज लोकेटेड। डायरेक्ट एक्सेस होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को किसी भी जगह पर हम स्टोर कर दें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग रख लें, तो भी क्या होगा, उसको हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वो होता है रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है? पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम देते हैं, जो कि एग्जाम के साथ-साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जॉइन कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। सो बहुत अच्छा चांस है आप सबके लिए, आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।